हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ फ्रैंकली स्पीकिंग। और आज फ्रैंकली स्पीकिंग पर हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव की गर्मी में बहुत अहम किरदार निभाने वाली अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया पटेल जी, नमस्कार। फ्रैंकली स्पीकिंग पर आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में इस सर्दी के मौसम में इतना तापमान बढ़ा हुआ है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी अपनी पार्टी, अपना दल जो है, इसमें तापमान इस वक्त कितने पे चल रहा है? क्योंकि अभी तक सीट अरेंजमेंट पर आपने एनडीए के साथ कोई खास अनाउंसमेंट नहीं किया, फिर भी आप सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। कोई अड़चन है या सब कुछ सही चल रहा है? आप एनडीए के साथ हैं और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? हम एनडीए के साथ हैं, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो केवल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों और मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सियासी तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कहा जाता है कि देश की राजनीति का जो मार्ग है वो उत्तर प्रदेश के गांवों और गलियारों से होकर गुजरता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक उत्सुकता, एक कौतूहल पूरे देश में होता है। और सीटों के बंटवारे की जहां तक बातचीत है, हमारी बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि शुरुआती चरण के कुछ सीटें जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने तय कर दी है, उस पर हमने अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा भी कर दी है। और जो हमारे बाद के चरण हैं, 5वें, 6ठे, 7वें चरण को लेकर अभी हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर निरंतर मंथन चल रहा है और दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के बीच में एक संतुलन बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो उसमें छोटी मोटी अड़चनें हैं उसको भी हम दूर कर लेंगे और एनडीए के साथ ही एनडीए का हिस्सा बनके अपना दल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, हम तीनों मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अनुप्रिया जी कि अभी हाल ही में ओबीसी नेताओं ने, जो कैबिनेट में मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश राज्य में, उन्होंने पार्टी छोड़कर पार्टी के चलने के बारे में, किस तरह से चलन है पार्टी का, उसके बारे में बहुत सी टिप्पणियां की हैं। मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि पूर्वांचल का सवाल है, ये सारे नेता पूर्वांचल से आते थे, आपका अपना भी जो एरिया है वो पूर्वांचल का है। लोगों में कहीं ना कहीं एक धारणा है कि इन नेताओं के जाने के बाद, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, सैनी जी हो, पूर्वांचल में शायद बीजेपी की और एनडीए की जमीन थोड़ी खिसक रही है। इस तरह का ताना देने वालों पर, जो विपक्ष से ताने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस किस्म का नैरेटिव सेट करने का प्रयास निश्चित रूप से किया जा रहा है, लेकिन मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि जब चुनाव का वक्त आता है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो होती है, अब ये समझ लीजिए कि चुनावी सीज़न का एक आम प्रोसीजर बन चुका है। ये जो मूवमेंट हो रहा है नेताओं का, वो एक तरफ नहीं हो रहा है, ये वन साइडेड नहीं है, बल्कि ये दोनों तरफ आप मूवमेंट देख रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता आरपीएन सिंह साहब भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। इसी प्रकार अपर्णा जी भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। बहुत सारे दूसरे दलों के नेता छोड़कर मेरी पार्टी अपना दल में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग हमें भी छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग दूसरे दलों को छोड़कर हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। तो चुनावी मौसम में ये सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन एक आम मतदाता, आम नागरिक आज बहुत जागरूक हो चुका है और सब इस बात को समझते हैं कि चुनाव के ठीक पहले समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइमिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो अगर चुनाव के ठीक पहले आप तमाम तरीके के कारण देकर जब एग्जिट करते हैं तो उससे कोई बहुत खास फर्क पार्टियों की सेहत पे नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर चुनाव के पहले यही कोई मुद्दों पर आप बात करके या कोई आपका एजेंडा होता है जिस पे बात करके आप कोई निर्णय लेते हैं,
तो उसको भी ज़्यादा गंभीरता से आम मतदाता लेता है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले यही माना जाता है कि आप मे बी यू आर लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स ऑन दी अदर साइड, आपको ऐसा लगता है कि शायद सर्वे में रिपोर्ट नेगेटिव है, टिकट नहीं मिल सकता है, तो हम दूसरी पार्टियों में टिकट की अपेक्षाओं के साथ जाते हैं। तो इसके लिए पार्टी के जो सेहत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, ऐसा मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अनुप्रिया जी, अपना दल की आप नेता हैं, आप अपनों के साथ आपके रिश्ते किस तरह के हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी अपनी माताजी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो क्या ये परिवार का निर्णय है कि हर पार्टी के साथ कोई ना कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोला जाए और खुला रखा जाए? और अखिलेश यादव ने आपकी माताजी को बहुत इज्जत से, जब घटक दलों की बैठक हुई थी तो उन्हें हेड ऑफ द टेबल पर भी बिठाया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पारिवारिक संबंध ऊपर हैं या राजनीतिक कंसिडरेशंस और कंपल्शन? देखिए, ऐसा है कि जब 2009 में मेरे पिताजी अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का आकस्मिक निधन हुआ, उस वक्त पूरे परिवार ही नहीं बल्कि परिवार से पहले पूरी पार्टी का ये फैसला था कि पार्टी की बागडोर मैं संभालूं, और मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास किया। पार्टी निरंतर आगे बढ़ी, राज्य की विधानसभा से लेकर संसद में भी पार्टी ने प्रवेश किया, और जिन सिद्धांतों के प्रति अपना दल, जिसका गठन मेरे पिता और अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया, उन सिद्धांतों के प्रति हमारा समर्पण भाव निरंतर बना रहा। सामाजिक न्याय की विचारधारा को निरंतर प्रबल करने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया। जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी की बात है, तो निश्चित रूप से ये सही बात है कि आज मेरी माताजी स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि वो अखिलेश जी के साथ जाएंगी, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी के संस्थापक के प्रति या हमारे समाज के प्रति या हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जो अचानक ये प्रेम भाव, स्नेह भाव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के मन में उमड़ कर आ रहा है, हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा पहले कभी हुआ हो। 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और शायद अगर वो इतना उनके मन में आदर भाव होता अपना दल के संस्थापक के प्रति, तो शायद उनके नाम से भी बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन ऐसा ख्याल उन्हें कभी नहीं आया। आज केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, अपना दल उसके साथ शामिल है, और प्रतापगढ़ में जहाँ पे मेरे पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने बहुत संघर्ष किया दबे कुचले समाज के लिए, वहाँ जब मैं स्वास्थ्य मंत्री थी उस वक्त भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, और उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर करने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया। शायद यही ख्याल कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं आया। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपके व्यक्तिगत संबंध अपनी माताजी से कैसे हैं इस वक्त? क्योंकि कहा जाता है माँ बेटी का एक अटूट रिश्ता होता है। माँ कहने से पहले बेटी समझ लेती है और बेटी के कुछ कहने से पहले माँ समझ लेती है। व्यक्तिगत संबंध क्या राजनीति के जिसको कहते हैं एडिफिस पर कुर्बान हो गए हैं, या व्यक्तिगत संबंध रखते हुए भी राजनीतिक डिफरेंसेस होना नॉर्मल है आपके लिए? देखिए, माँ और बेटी का तो आपने खुद ही कह दिया कि माँ और बेटी का रिश्ता कभी ना बदल सकता है, ना कभी टूट सकता है। माँ मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि है, उनके प्रति हमेशा मेरे हृदय में आदर है, सम्मान है। पिता भी मेरे ही थे, पिता के सिद्धांतों के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ, और सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, और बिना किसी पद पर रहे हुए भी अपना पूरा जीवन वो संघर्ष करते रहे, उन उसूलों, उन सिद्धांतों के साथ कभी समझौता मैं नहीं करूँगी। अपना दल उनका ही बनाया हुआ है, और उसको लेकर हमेशा मैं संघर्ष करती रहूँगी। माँ के प्रति मेरे मन में आदर कभी कम नहीं हो सकता।
लेकिन मिलना जुलना होता है, कोई राजनीतिक डिफरेंसेस पर जो मतभेद है इन पर कोई कभी चर्चा होती है? मेरा घर है कानपुर में, मेरे माता पिता का घर है, मैं जाती हूँ, अपनी माँ से मिलती भी हूँ और माँ से बात भी करती हूँ। एक बेटी के रूप में वो मेरा घर है, मेरा अधिकार है। मैं वहाँ उसी आंगन में पली बड़ी हूँ और वहाँ जाना मैंने कभी बंद नहीं किया, ना मैं करूँगी। आशीष पटेल आपके पति हैं और उन्होंने कहा है कि शायद एनडीए में आपका उतनी इज्जत नहीं हुई जितनी आपकी अपेक्षा थी। आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही हैं और मंत्री भी रह चुकी हैं और अब भी एनडीए के साथ हैं। तो ये मतभेद है या देखने के नजरिए में फर्क है, या कहा जाता है कि कुछ बादल छाए हुए हैं और बरसात कभी भी होने का अंदेशा है? देखिए, हम एनडीए के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विराट व्यक्तित्व के साथ एनडीए को निरंतर एक के बाद एक चुनाव में सफलता मिले है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 2014 के चुनाव में, 2017, 2019 इन तीनों चुनाव में रहा और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जनता ने स्वीकार किया, अपना समर्थन दिया। 2022 का चुनाव हम साथ मिलने की घोषणा कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बीच में काफ़ी हद तक हो गया है, कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है और उसको भी हम बहुत जल्दी तय कर लेंगे। इसलिए एक साथ मिलने की पूरी भावना के साथ हम चल रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल पे कह रही हूँ कि हम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को नए विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारी एनडीए की सरकार करेगी। आशीष पटेल जी पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की जो उन्होंने कहा था कि शायद उतनी इज्जत नहीं मिल रही एनडीए में? ये उनका पर्सनल मत है या आपका भी? आशीष पटेल जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमें एनडीए में इज्जत नहीं मिल रही है। हमारे एनडीए में रहकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी हमारे मतभेद या विषय रहे हैं वो मुद्दों पर आधारित रहे हैं और कई मुद्दे समय समय पर हमने उठाए हैं जिन पर हम अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ध्यान दे और उन मसलों का समाधान करे। एक मसला उठा था उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो आरक्षण संबंधी विसंगति हुई थी और बहुत लंबा समय लगा। अपना दल की तरफ से हम निरंतर ये मांग करते रहे कि इस मसले का समाधान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से भी हमने बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमारी बातचीत हुई और केंद्रीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद इस विषय का समाधान हुआ। तो हमारा कभी भी कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद रहा है या कभी भी कोई अड़चन आई है तो वो केवल और केवल पिछड़े दबे कुचले समाज के हितों के विषयों पर ही रही है। इससे इतर हमारा कोई विषय ही नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि आपकी माताजी कृष्णा पटेल जी ने कहा कि बीजेपी ने कुर्मी जाति के लिए वो काम नहीं किया जो अपेक्षा थी। आप समझती हैं कि ये उनका जो आरोप है ये सही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या अपेक्षा थी या मैंने किसी ऐसे आरोप की मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। जिस अपना दल का नेतृत्व मैं कर रही हूँ उसके सिद्धांत सामाजिक न्याय पर हैं। अपना दल दबे कुचले वंचित पिछड़े एक व्यापक वर्ग के हितों की बात करता है। मेरे पिता हमेशा इन्हीं सिद्धांतों के साथ खड़े रहे हैं और जब भी पिछड़े दबे कुचले समाज का कोई विषय आया है तो उसके समाधान का हमने एनडीए के अंदर रहकर प्रयास भी किया है। आपको एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगी। जो हमारे नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं था। इस विषय को मेरी पार्टी अपना दल ने मजबूती से हमारे सेंट्रल लीडरशिप के सामने रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस विषय के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाई, तत्परता दिखाई और जो काम सालों से नहीं हुआ था
ओबीसी आरक्षण नीट एग्जामिनेशन के ऑल इंडिया कोटा में लागू नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका समाधान किया और इसे लागू किया। हजारों सीटों का नुकसान हर वर्ष हमारे पिछड़ा वर्ग के छात्रों का हो रहा था और इसकी मांग निरंतर हो रही थी, लेकिन इस पर पूर्व की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अपना दल ने इस विषय को उठाया और हमारे भारत की सरकार ने इसका समाधान किया। तो हम एक व्यापक वर्ग के हितों के साथ एनडीए में आए हैं और उससे संबंधित जब भी कोई बात आती है हम खुलकर अपनी बात रखते भी हैं और उन मसलों का समाधान भी किया जाता है। अनुप्रिया जी, पिछले चुनाव में 2017 में 11 सीटें आपके पार्टी के हिस्से में आई थी, जिसमें से 9 आपने जीत ली थी। इतना अच्छा स्ट्राइक रेट होने के बावजूद इस बार इतनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है आपको सीटों के बंटवारे को लेकर। क्या ये छोटी पार्टियों के लिए एक रेड फ्लैग है या एक लाल झंडी है कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को उतनी तवज्जो नहीं देती? लोग ये सवाल जरूर उठाते हैं। देखिए, ऐसा है, जीवन में कभी नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहिए। हमें सच को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। इस देश के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां भी है। हमारे देश में समय समय पर क्षेत्रीय दलों का उदय भी हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि समाज के अंदर विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और बहुत सारी उनकी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन पर राष्ट्रीय राजनीति केंद्रित नहीं हो पाती है और क्षेत्रीय दल ऐसे मुद्दों को केंद्रीय राजनीति के केंद्र में लाने का काम करते हैं।